वक्त को जाया नहीं करेंगे, खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस खास चर्चा में जो मेहमान जुड़े हैं वो अब आपकी स्क्रीन पर हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चंद्रमोहन चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ पूजा मिश्रा है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ चंद्रमोहन शर्मा है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन जी, उत्तर प्रदेश में क्या बात, तो जवाब आ रहा है बिटिया, बबुआ और बाबा, और फिलहाल यही चल रहा है। महाराष्ट्र की स्थिति अलग है। महाराष्ट्र में भी जब बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया तो सहयोगी अजीत पवार बोले ये नहीं चलेगा। हमारी विचारधारा थोड़ी अलग अलग है। हम सरकार में जरूर है, हम देश के लिए हैं, लेकिन हमारी विचारधारा थोड़ी अलग है। देखिए जितेश जी, मेरा ये मानना है बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। सबसे पहले तो मैं बात आपके महाराष्ट्र की और अजीत पवार जी के ऊपर बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की। देखिए थोड़ा आवाज तेज कीजिए। भारतीय, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी को भी एक चीज समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह के अंदर ऐसे ऐसे फैसले लेती है जो मेरे हिसाब से ना भारतीय जनता पार्टी के लिए हितकर होते हैं, ना उसके कार्यकर्ताओं को वो कहीं ना कहीं प्रिय लगता है, उनके लिए भी अप्रिय होता है, और जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक है उनके लिए भी वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उनके लिए भी वो बड़े दुखदायी या वेदनादायक फैसले होते हैं, जिसके अंदर चाहे आप अजीत पवार के साथ इनका गठबंधन करना हो, चाहे पीडीपी के साथ कश्मीर में सरकार बनानी हो। एक बात मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और इनके जो शीर्ष जो कर्णधार हैं, इनके जो जिसको कहते हैं योजनाकार हैं, उनके लिए एक चीज समझनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि मकड़ी अपनी सुरक्षा के लिए जाला बनाती है, लेकिन कई बार वो अति उत्साह के अंदर इतना गहरा जाला बना देती है कि उसी जाले में स्वयं फंस करके अपने प्राण त्याग देती है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अति उत्साह के अंदर एक जाला बनाने का प्रयास किया, उसका परिणाम ये था कि जो 400 पार करने वाली पार्टी थी वो कहीं ना कहीं 240 के अंदर संघर्ष करती हुई दिखी, पहली बात। दूसरी बात, जो अब तो इसलिए इनको ये चीज समझनी चाहिए कि आप विपरीत विचारधारा के किसी पार्टी से समझौता तो कर लेंगे, लेकिन वो आपके लिए आगे जाकर के मेरे हिसाब से टेंशन और कैंसर का कारक बनेगा। लेकिन अब दूसरी बात पे आता हूँ। दूसरी बात देखिए, जिस तरीके से आज की तारीख में एक मुद्दा पूरे भारत के अंदर बहुत चर्चित, और वो है कटोगे और बटोगे, संगठित रहोगे, जुड़ोगे या सेफ रहोगे, एक रहोगे, सारा का साथ, ये बात है। तो इसके अंदर अजितेश जी, आपको ये चीज समझ के चलनी पड़ेगी कि जिन लोगों को ये नारा कहीं ना कहीं अप्रिय लगता है, आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो जिसको कहते हैं उनका जो धरातल है या उनकी जो बेस है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर चोट है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मुझे एक बात बताइए, क्या इस देश का कौन नागरिक इस चीज को नहीं जानता कि कहीं पे भी चुनाव होते हैं तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक वर्ग को एक साथ गिन लिया जाता है कि यहाँ पे 22% मुसलमान है, उसके बाद में इतने परसेंट जाट है, इतने परसेंट गुज्जर है, इतने परसेंट राजपूत है, इतने परसेंट बनिए हैं, इतने परसेंट दलित है। यानी कि कहने का तात्पर्य एक वर्ग को तो बांट करके 4%, 6%, 8%, 12% में ले आए, और दूसरे वर्ग को जिनके अंदर भी आप ये समझ लीजिए इतना विरोधाभास है। सबसे पहले मैं मुसलमानों की बात करूं तो शिया और सुन्नी की बात कीजिए, उसके बाद देवबंदी और बरेलवी की बात कीजिए, उसके बाद में और इनके जिस तरीके से फिरके बढ़ते चले जाते हैं, तो उस हिसाब से इनको ये चीज समझिए बेहतर फिरके होते हैं। लेकिन वहां पे शिया सुन्नी की कोई बात नहीं करता, देवबंद बरेलवी की अहमदिया की कोई बात नहीं करता, कोई वहां पे इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं करता। जबकि अगर ये कहें कि अल्पसंख्यक, तो एक उदाहरण और देना चाहता हूं मैं आपको। जब राजनीति के अंदर अल्पसंख्यक की बात करते हैं, सिख, हमारे देश के अंदर सिख 1.5% की आबादी है, लेकिन जब पंजाब में चुनाव होता है तो उसको भी 2 भागों में बांट देते हैं। उसके अंदर भी वहां कहते हैं जट सिख और दलित सिख, 1.5% में वर्गीकरण कर देते हैं, लेकिन 22% में वर्गीकरण नहीं करते। और जहां पे जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2014 के बाद में जो बहुसंख्यक समाज है उसने इस बात को समझा और वो संगठित होकर के किसी एक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ लामबंद हुआ, तो कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों को अपना राजनीतिक भविष्य आधार में लटका ही दिखाई दिया।
और उसके बाद में जिस तरीके से चाहे पीडीए की बात करूं, चाहे जो जिसको कहते हैं संविधान खतरे में, इसकी बात करूं, चाहे जो भी जितने भी जो एक समझ लीजिए प्रोपेगेंडा या जितना एजेंडा चलाया जा रहा है, आज सारी की सारी हवा उसकी निकल गई 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में। और यहाँ पे अभी मैं चंद्रमोहन जी की बात सुन रहा था, ये तो मेरे बड़े भाई हैं और बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आज की तारीख में सबसे बुरी परिस्थिति से कांग्रेस गुजर रही है, लेकिन कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रही। उधर केरला के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी इनके इंडिया गठबंधन की अहम प्रमुख पार्टी है, लेकिन पिनराई विजयन इनको कैसे कैसे ड्रिल करते रहते हैं। जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी को उन्होंने सवाल जवाब किया है, इनके पास जवाब बनते नहीं बन रहा। दिल्ली के अंदर आते हैं आम आदमी पार्टी कैसे गलभैया करते हैं, वही आम आदमी पार्टी इनको ड्रिल करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर दम ठोकते हैं कि हम 5 सीटें लेकर के रहेंगे, 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2 के लाले पड़ जाते हैं और उसके बाद में कहते हैं हमारा तो ध्येय जो है त्याग का है। तो कहने 2 ही सेकंड में तो आज कांग्रेस की स्थिति ये है कि दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सारी राजनीतिक जो पार्टियां हैं, इनको कम से कम अब वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से और इनको सकारात्मक राजनीति की तरफ बढ़ना चाहिए। उनको कटेंगे और बटेंगे जो ये सारी चीजें। ठीक है पोद्दार साहब जल्दी से 40 सेकंड में प्लीज बोलिएगा फिर। अजीत जी, मेरा दुबे जी से मेरा चौबे जी से एक प्रश्न है जो अजीत पवार के ऊपर ही है। जिस तरीके से नवाब मलिक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी करके देशद्रोह का आरोप लगाती है, कहती है 93 के बम धमाकों में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, दाऊद इब्राहिम के संरक्षक रहे हैं। आज वही नवाब मलिक आपके गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है। कल को अगर वो चुनाव जीतता है, आपकी सरकार बनती है और अगर अजीत पवार जी उसको कैबिनेट में अपने कोटे से कैबिनेट में लाते हैं, क्या आपकी सरकार में भागीदारी रहेगी उनकी? और अगर उनकी भागीदारी रहेगी तो आप क्या जो ये देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं, जनता को जवाब लूंगा, लेकिन उससे पोद्दार साहब ओवर टू यू। ठीक है, ओके। देखिए अजितेश जी, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, गैर भारतीय जनता पार्टी दल जो है उनसे लोगों का एक मोह भंग हुआ 2014 के अंदर। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने देश को आश्वासन दिया, उन्होंने उनकी बातों को आत्मसात किया और लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया। लेकिन वास्तविकता क्या हुई? चाहे हम भ्रष्टाचार की को बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन वास्तविकता क्या हुई कि उसी भ्रष्टाचार की लड़ाई को मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने ही कमजोर कर दिया। वो किस लिए कह रहा हूँ? वो इसलिए कह रहा हूँ कि जिस अजित पवार के ऊपर 3 दिन पहले मोदी जी सार्वजनिक सभा में 72,000 करोड़ 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का, अरे वो चक्की पीसिंग भी कह रहे थे एक बार पहले। तो मैं कह रहा हूँ चक्की पीसिंग की बात करके आते हैं, 3 दिन बाद में उसको उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते हैं। जब आज ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आज जब ये इसकी बात करते हैं, जब नवाब की बात आती है तो कंप्लीट कर लीजिए मुझे। ठीक, वो ये कहते हैं वो एक अलग विषय है। वो इसका मतलब आप कल को अगर आपके पास 272 का आंकड़ा कम पड़ जाएगा, आप इंजीनियर रशीद को भी आप साथ ले लेंगे, आप अमृतपाल को भी साथ ले लेंगे, वारिस पंजाब ने का जो निर्दलीय उम्मीदवार जीत करके आया। तो इसका मतलब क्या है? आपकी विचारधारा का तो कोई मूल्य नहीं रहा ना। फिर आपके लिए छोटा सा